पुलिस की बर्बरता से पीड़ित सराफा कारोबारियों को न्याय दिलाने के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा की चित्रा वाघ ने मांग की है कि इन दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ न केवल जवाबी कार्रवाई की जाए बल्कि उनके आतंक को कम करने के लिए भी कार्रवाई की जाए। शेगांव के सराफा कारोबारियों का पूरा परिवार पुलिस द्वारा लगातार उत्पीड़न से दहशत में है और अब भाजपा महिला मोर्चा भी इस मामले में कूद पड़ी है और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। भाजपा महिला आघाड़ी की चित्रा वाघ ने कहा कि परिवार को न्याय के कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है और पुलिस की धमकी को कम करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी की चित्रा वाघ ने मांग की है कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ न सिर्फ तबादला किया जाए बल्कि उनके खिलाफ CID से जांच भी कराई जाए। अकोला जिल्ह्यातील शेगाव इथल्या एका व्यावसायिक सराफाला IPC 411च्या अंतर्गत अकोला पोलिसांनी मध्यरात्री 3 वाजता त्याच्या घरून अटक केली। या वेळेला अटक करण्यासाठी आलेले पोलीस नितीन चव्हाण आणि शक्ती कांबळे यांनी त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली। एवढंच नाही तर त्याच्या तोंडावरती थुंकलं गेलं। एखाद्या सराईत गुन्हेगारासारखा 3rd डिग्रीचा वापर करत त्या ठिकाणी उकळतं पाणी या सराफाच्या पायावर ओतलं गेलंय, ज्याने त्याचा पाय सुद्धा जळालाय। एवढ्यावरच हे थांबले नाहीत तर या सराफावरती अतिशय धक्कादायक ही बाब आहे, अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केला गेला। एवढं असून या दोनही पोलिसांची इतकी दहशत आहे की 3 वेळा मॅजिस्ट्रेटच्या समोर जाऊन सुद्धा सराफाने आपली आपबीती तिकडे ते सांगू शकले नाहीत। तुला दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये अडकवू, तुला मारून टाकू, तुझ्या परिवाराला मारून टाकू, अशा पद्धतीचा दबाव आणि धमक्या त्या सराफाला देण्यात आल्या। जामिनावर सुटल्यानंतर आपल्या सोबत जो किळसवाणा घाणेरडा प्रकार घडलाय त्याच्याने जगण्यात अर्थ नाही, मी आत्महत्येचे विचार माझ्या मनात येतात असं म्हणत अकोलाच्या SPंना या सराफाने पत्र दिलेलं आहे। परंतु अद्याप सुद्धा या दोनही पोलिसांवर कुठल्याही पद्धतीचा गुन्हा दाखल नाही। एवढंच नाही, आजही ते पोलिसांच्या सेवेमध्ये आहेत। त्यांची फक्त शेगाववरनं पोलीस मुख्यालयामध्ये बदली झालेली आहे आणि त्यामुळे पोलीस खात्यात असल्याने निश्चितपणे ते पुरावे नष्ट करू शकतात आणि म्हणून या दोन्ही पोलिसांचं तात्काळ निलंबन व्हावं। नाशिकचे सराफ बिरारी यांचाही अशाच पद्धतीने संशयास्पद रीतीने नाशिकमध्ये मृत्यू झालेला होता आणि म्हणून या प्रकरणाची सुद्धा CID मार्फत चौकशी करावी ही आमची मागणी है। घटना 9 जनवरी की बताई गई है। अकोला स्थानीय अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान और शक्ति कांबले ने सोने की चोरी के मामले में शेगांव के एक नामी सराफा व्यापारी को गिरफ्तार किया था। शेगांव से अकोला लाते समय व्यापारी को वाहन में बुरी तरह से पीटा गया और बाद में थाने ले जाकर भी उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप पुलिस कर्मियों पर लगा। इस दौरान पुलिस पर पीड़ित को मुंह खोलने पर भी धमकी दिए जाने का भी आरोप लगा है। मामले को बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक G श्रीधर ने दोनों आरोपियों को तत्काल मुख्यालय रेफर कर दिया है। बुल्ढाना अर्बन सहकारी संस्था को आयकर विभाग से क्लीन चिट मिल गई है। कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने बुल्ढाना अर्बन के मुख्यालय पर सर्च किया था। देश के अग्रगण्य और एशिया के सबसे बड़े सहकारी संस्था बुल्ढाना अर्बन के मुख्यालय में कुछ महीने आयकर विभाग की टीम ने सर्च किया था। इस जांच में नांदेड़ जिले के एक शाखा में 1200 ग्राहकों के खाता में अनियमितता सामने आई थी। आयकर विभाग ने इन खाता धारकों के आधार, पैन कार्ड आदि दस्तावेज मांगे थे, जिसके बाद 1200 खाता धारकों के सभी दस्तावेजों को बुल्ढाना अर्बन ने आयकर विभाग को पेश किया, जिसके बाद आयकर विभाग ने बुल्ढाना अर्बन को क्लीन चिट दे दी है। 27 ऑक्टोबरला बुलढाणा अर्बनच्या मेन शाखा बुलढाण्याची व धर्माबाद शाखेत या ठिकाणी सर्वे झाला। या सर्वेमध्ये धर्माबाद शाखेवरचे 1200 अकाउंट त्यांनी गोठवले होते। त्या 1200 पैकी जवळपास 500 अकाउंट हे गेले 5-6 वर्षापासून नियमितपणे चालू होते, परंतु ऑक्टोबर महिन्याच्या आसपास 3 महिन्यामध्ये जवळपास धर्माबाद शाखेवरचे 700 अकाउंट उघडण्यात आले आणि त्यामध्ये जवळपास 30-32 कोटी रुपये आले।
त्या 30-32 कोटी रुपयाचा संशय आयकर विभागाला आला आणि एकदम इतके रुपये कुठून आलेत म्हणून त्यांनी चौकशी चालू केली. बुलढाणा अर्बनच्या ग्रामसभा चालू असतात. ग्रामीण भागामध्ये लोकांना पॅन कार्ड वगैरे काही कळत नाही आणि ग्रामीण भागातील लोक पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवतात. महाराष्ट्रातील पतसंस्था आहे की पॅन कार्ड मागत नाही, कारण की महाराष्ट्र शासनाचे जे परिपत्रक आहे त्यामध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्डवर सुद्धा खातं उघडता येईल अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे पतसंस्था काही पॅन कार्ड घेत नाहीत आणि धर्माबादच्या त्या खात्यांमध्ये तेथील जे एक मोठा हमाल वर्ग आहे त्या हमाल वर्गाने जवळपास आमच्या सभा झाल्या, त्या सभांमुळे त्यांनी तेवढे पैसे भरले आणि त्यावेळेस सगळ्यांचे आम्ही आधार कार्ड घेतलेत, परंतु पॅन कार्ड घेतले नाही. आता सगळ्यांचे पॅन कार्ड तयार झालेले आहेत आणि आम्ही ती पूर्ण माहिती आयकर विभागाला दिलेली आहे आणि आयकर विभागाची चौकशी सुद्धा त्या ठिकाणी जवळपास संपलेली आहे. तर असं वाटतं आता की एक साधारणतः 5-7 दिवसामध्ये ते सर्वच खाते रिलीज होतील आणि त्या लोकांना त्यांचे पैसे मिळू शकतील. बुल्ढाना जिले में स्कूल शुरू होने के संबंध में जिला कलेक्टर की ओर से कोई आदेश नहीं आया है। कलेक्टर के आदेश तक जिले के स्कूल बंद रहेंगे। जिले की संक्रमण दर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अब तक आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य भर में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद राज्य सरकार को 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था। हालांकि छात्रों के शैक्षिक नुकसान को देखते हुए विभिन्न संगठनों, अभिभावकों और छात्रों द्वारा कुछ प्रतिबंधों के साथ स्कूल को फिर से खोलने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद टास्क फोर्स के साथ प्रस्ताव पर चर्चा की गई और जिले की स्थिति पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि स्थानीय जिला प्रशासन स्कूल शुरू करने के संबंध में निर्णय ले। हालांकि बुल्ढाना जिले में कोरोना मरीजों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या और पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी तक जिले में स्कूल शुरू करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। लिहाजा 8वीं कक्षा तक स्कूल आदेश तक बंद रहेंगे। प्रशासनिक स्तर पर साफ कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आती है तो स्कूल शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। शनिवार को अकोला में कोरोना के 429 पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2472 हो गई। जनवरी के पहले दिन से ही कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या अकोला करों की चिंता बढ़ा रही है। शनिवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज में कुल 429, RT-PCR टेस्ट में 358, प्राइवेट लैब में 53 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 की जांच में 429 नमूने जांच के पॉजिटिव निकले हैं। दिन भर में 247 लोगों को होम आइसोलेशन से छुट्टी दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाएं। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील में दहेज उत्पीड़न से तंग आकर एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मृत विवाहिता के पति, सास ससुर और देवर को गिरफ्तार किया। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के दसरा नगर रहने वाली मेधा का शेगांव के कठोरा गांव के निवासी पवन वाघ से कुछ समय पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ससुराल पक्ष ने मेघा को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक यातना देने लगे। साथ ही घर और खेती का काम नहीं आने से उसे ताना भी मारते थे। ससुराल से इस व्यवहार से परेशान होकर मेघा ने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद मेघा के मायके वालों ने उसके पति पवन सुभाष वाघ, ससुर सुभाष वाघ, सास महानंदा और देवर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देवीदास पांडुरंग मालुसकर यांची मुलगी मेघा पवन वाघ यांचा मागच्या वर्षी लग्न सोहळा चांगला पार पडला। त्यानंतर 6 महिन्यापूर्वी मुलीचा सासू सासरे देर आणि नवरा यांनी 6 महिन्यापासून तिचा आर्थिक छळ केला आणि नवऱ्याला दारूचं व्यसन असल्यामुळे
आणि नवरा आणि सासू सदैव तिला टोमणे देत होते. 5 लाख रुपये देतो आणि तुझा काटा काढतो. 6 महिन्यापासून त्या मुलीला असे वारंवार टोमणे सासू सासरे देर नवरा यांचे चालूच होते. कार्तिक क्षणाला तीळ संक्रांतपासून त्या मुलीच्या पोटात अन्नाचा कण तिला खायला सुद्धा देत नव्हते हे लोक. आणि या मुलीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा अशी आम्ही काल जलम पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट पण दिलेली है. अकोला में सामाजिक वनीकरण विभाग में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों ने गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के वर्षा निवास के सामने सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी है. सरकार द्वारा वन मजदूरों को वन विभाग अंतर्गत समायोजित करने की पिछले काफी समय से मांग की जा रही है. अकोला में वन एवं सामाजिक वनीकरण विभाग में 1982 से लगभग 12 से 13 मजदूर दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्यरत है. ये वन मजदूर वन विभाग की नर्सरी की जुताई, बीज लगाकर पौधे तैयार करना, वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदना, वनों की कटाई को रोकने के लिए वन सड़कों के दोनों किनारों पर जाल बिछाना जैसी निरंतर गतिविधियों को अंजाम देते हैं. लेकिन 30 से 35 साल तक मजदूर के रूप में काम करने के बावजूद उन्हें सरकारी सेवा में जगह नहीं मिली है. इन वन मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के वर्षा आवास के सामने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है. या ठिकाणी असं सांगू इच्छितो की आम्ही जो 26 जानेवारी 2022चा जो कार्यक्रम आत्मदहनाचा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या निवासस्थानासमोर जो ठरवलेला आहे, आम्ही 30-35 वर्षापासूनचे या ठिकाणचे कामगार असून आम्हाला शासन सेवेत काम केलेलं नाही आहे. आज रोजी आमचा हाच भाग राहील की आम्हाला शासन सेवेत कायम करण्यात यावं. आज रोजी आम्ही उपवन संरक्षक साहेब सामाजिक वनीकरण यांच्या दालनात बसल्यानंतर चर्चेसाठी त्यांनी आमचं कोणत्याही पद्धती निवारण केलेलं नाही आहे, मनधरणी केलेली नाही आहे. म्हणून आम्ही घेतलेला निर्णय हा आणि त्या निर्णयावर आम्ही ठाम मत आहे असं या ठिकाणी आपणास सांगू इच्छितो. अकोला में पुलिस ने एक बंद घर में छापा मारकर अवैध जुआ अड्डे पर कार्रवाई की. इस कार्रवाई में 4 जुआरी को गिरफ्तार कर 2,21,000 रुपए का माल जब्त किया है. आरोपी शेख अंसार, शेख अबरार, मोहम्मद इमरान, इरफान खान के पास से पुलिस ने 8,000 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल समेत कुल 2,21,000 रुपए का माल जब्त किया है. इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. अकोला में पिछले कुछ समय से अवैध जुआ अड्डा का धंधा खूब फल फूल रहा है. पुलिस इस तरह के धंधे पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन ले रही है. अकोला में वाड़ेगांव पुलिस ने कार्रवाई कर 1 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया है. अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की विशेष पथक इन दिनों जिले में अवैध धंधे को रोकने के लिए काफी एक्टिव हो गई हैं. जिले में अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक का माल जब्त किया गया है. प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखा की तस्करी और चोरी छिपे तस्करी से बिक्री का सिलसिला जारी है. अकोला में पुलिस अधीक्षक की विशेष पथक ने वाड़ेगांव में प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है. जब्त किए गए गुटखे की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाड़ेगांव में मनोज स्वीट मार्ट से और दुकान के मालिक के घर पर कार्रवाई कर गुटखा जब्त किया है. इस कार्रवाई में मनोज लोध पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही है कि गुटखा कहां से लाया गया था. नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण करने वाले आरोपी को अकोला की जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1,20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. नाबालिग लड़की की शिकायत के मुताबिक मई 2018 की गर्मियों में वह आजी के पास गई थी. आरोपी रिजवान शाह उर्फ रमजान शाह उससे दोस्ती करने के लिए कहता था. बाद में लड़की के धमकी देने के बाद लड़की ने उससे दोस्ती कर ली, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर भी दिया था. बातचीत से शुरू हुआ ये सिलसिला धीरे धीरे मधुर संबंध में बदल गया. 25 जून 2018 को स्कूल शुरू होने के बाद लड़की अपने गृहनगर लौट आई. इसके बाद आरोपी ने उसे मूर्तिजापुर बुलाया और एक लॉज में ले जाकर उससे दुराचार किया. इसके बाद आरोपी रिजवान शाह लड़की को धमकी देकर उसका यौन शोषण करता रहा. बाद में पीड़िता के घर वालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने रिजवान शाह के खिलाफ धामनगांव तहसील के दत्तापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में अकोला जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी रमजान शाह को
पॉस्को के तहत आजीवन कारावास की सजा और 1,20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आज बालिकेचे लैंगिक शोषण व पिळवणूक केल्याच्या आरोपामध्ये आरोपी रमजान शाह उर्फ रज्जू याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे। या प्रकरणासंदर्भामध्ये मूर्तिजापूर शहर पोलीस स्टेशन येथे पीडितेने फिर्याद दाखल केली होती। या फिर्यादीच्या अनुषंगाने तत्कालीन तपास अधिकारी श्रीमती गावडे मॅडम यांनी तपास करून सबळ साक्ष्यपुरावेसह दोषारोपपत्र सादर केल्यावरून विद्यमान न्यायालयामध्ये सरकार पक्षातर्फे 5 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या व साक्ष्यपुराव्याच्या आधारे सदर आरोपीने पीडितेविरुद्ध लैंगिक शोषण केल्याचे सिद्ध झाल्यावरून विद्यमान न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता कलम 376(3) नुसार आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा तसेच 50,000 रुपयाचा दंड, याचप्रमाणे अन्य भादवीच्या कलमांमध्ये 354(ड), 506 तसेच बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा कलम 3, 7, 12 इत्यादीमध्ये सुद्धा आरोपीला दोषी ठरवून एकूण 1,20,000 रुपयाचा दंड आणि विविध कलमांतर्गत शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे। अकोला में सराफा बाजार के मुनगांवकर ज्वेलर्स में करीब 150 नागरिकों ने अपने करोड़ों रुपए जमा किए हैं। ज्वेलर्स जमाकर्ताओं को इन जमाओं पर ब्याज भी दे रहा था। हालांकि ज्वेलर्स कुछ महीने के लिए ब्याज देना बंद कर दिया और कई महीनों से वो लापता हो गया। मुनगांवकर ज्वेलर्स मामले को पुलिस ने वित्तीय अपराध शाखा को सौंप दिया है। अकोला येथील मुनगांवकर ज्वेलर्सचे सर्व मालक हे गत 15 दिवसापासून भूमिगत झाले आहेत। आमच्या सर्व लोकांच्या ठेवी त्यांच्याकडे धरोहर म्हणून आम्ही ठेवल्या होत्या, पण आम्ही त्या वारंवार त्यांना विनंती केल्यानंतरही त्यांनी आमचे पैसे परत केले नाही। आता आर्थिक गुन्हे शाखेने याच्याविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद केलेली आहे, परंतु सदर आरोपीवर लवकरात लवकर कारवाई होऊन आम्हा सर्व ठेवीदारांना न्याय देण्यात यावा, अन्यथा आम्ही पुढील आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन पुढच्या आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरवू असे या प्रसंगी सांगतो। कल कोतवाली पुलिस स्टेशन में मुनगांवकर ज्वेलर्स उनकी विरुद्ध गुना दाखिल हुआ है। कलम 420 व इतर कई चीटिंग का कलम है, उसके अनुसार दाखिल हुआ। लगभग प्राइमरी इसके एफआईआर के हिसाब से लगभग 4.5 कोटी का फसलों को ऐसे माहिती है। सो रकम मोटा होने की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन हम 1-2 दिन में आर्थिक गुन्हे शाखा में ट्रांसफ़र करने वाला है और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे उसमें। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने लॉकडाउन के बाद एसटी कर्मचारियों द्वारा आहूत बंद के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए शनिवार से बुल्ढाना जिले के खामगांव में एसटी बस सेवा शुरू कर दी है। एसटी शुरू होने से सभी मार्गों पर बस स्टैंड से शहर के लिए बसें जारी करने की योजना है। विशेष रूप से इन बसों को 50% बैठने की क्षमता के अनुसार छोड़ा जाएगा। पालन करने के लिए अन्य नियम भी लागू किए गए हैं। शनिवार से अनुबंध पर आए 14 एसटी कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद बसों को शुरू किया गया है। मेरा नाम शोभाजी पवार, आगर व्यवस्थापक खामगाव आगर। आज 22 तारखेपासून आपण खामगाव आगाराची वाहतूक सुरू करत आहे। आज आपण खामगाव शेगाव या रोडवर एक बस सोडलेली आहे। अशाच आपण आज 3 बसेस सोडणार आहोत। जसा जसा प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळेल तसे तसे आपण अजून प्रवासी वाढवणार, बसेस वाढवणार। प्रवाशाच्या हिशोबाने आपण प्रत्येक ठिकाणी आपण बसेस सोडणार आहोत। आजपर्यंत खामगाव आगाराची 5 लाखाच्या हिशोबाने भरपूर नुकसान झालेलं आहे। तरी मी प्रवाशांना आणि आमच्या कर्मचाऱ्यांना आवाहन करतो की त्यांनी कामावर रुजू व्हावे आणि प्रवाशाची सेवा करावी। नाव माझं बबलू सरकारी, मी राहणार आहे शेगाव ते खामगाव मी अपडाऊन डेली करतो, पण खाजगी आपले जे बस आहेत आपल्या ते बंद असल्या कारणानं खूप अडचण निर्माण झाली होती। तर म्हणजे खाजगी गाड्यांमध्ये येणं जाणं त्याच्यामध्ये आमचे पैसे खूप जास्त प्रमाणात जायचे आणि आता खूप आनंद वाटते की बस वगैरे चालू झालेलं आहे। त्याच्यामुळे आमचे पास किंवा
जे भाडं लागते ते आम्हाला खूप कमी प्रमाणात लागते आणि खूप आनंद वाटते की हे चालू झाले आणि असंच चालू राहायला पाहिजे, जेणेकरून जेवढे गरीब विद्यार्थी आहेत त्याच्यानंतर येणारे जाणारे जे पब्लिक आहे आम पब्लिक आहे त्यांना याचा फायदा व्हायला पाहिजे। शेगांव नगर परिषद के मुख्याधिकारी डॉक्टर प्रशांत शेलके का तबादला करने की मांग को लेकर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष किरण बापू देशमुख का आमरण अनशन 5वें दिन कांग्रेस विधायक राजेश एकड़े के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। लेकिन कांग्रेस विधायक के आश्वासन पर आंदोलन खत्म करना था तो कांग्रेस ने आंदोलन क्यों किया, ऐसा सवाल शहर में उठ रहा है। इसके अलावा पुलिस ने मुख्याधिकारी के खिलाफ आंदोलन मामले में 11 महिला पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शेगांव कांग्रेस की नगर अध्यक्ष किरण देशमुख ने 17 जनवरी सोमवार को तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया था। 21 जनवरी के 5वें दिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा के बाद मलकापुर के कांग्रेस विधायक राजेश एकड़े से आश्वासन मिलने के बाद शेगांव एनपी प्रमुख डॉक्टर प्रशांत शेलके को 1 सप्ताह के भीतर स्थलांतरित करने का आश्वासन दिया गया। आमचे नेते माननीय बाळासाहेब थोरातजी, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राहुलभाऊ बोंद्रे व मी स्वतः एकनाथराव शिंदेंशी संपर्क केला, फोनवर संपर्क केला। बाळासाहेब थोरात, आमचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी प्रत्यक्ष एकनाथराव शिंदेंशी बोलून या विषयावर त्यांची चीफ ऑफिसरची त्वरित बदली झाली पाहिजे, त्याचा प्रशासकाचा कार्यभार काढला गेला पाहिजे, त्याची उचलबांगडी झाली पाहिजे, या विषयावर सखोल चर्चा केली। एकनाथराव शिंदे यांनी त्यांच्या मागणीला दुजोरा दिला व लवकरात लवकर त्याची बदली आपण निश्चित करू असं बाळासाहेबांना आश्वासन दिलेलं आहे। त्यामुळे बाळासाहेब थोरातांनी राहुल भाऊंना आणि मला दोघांनाही सांगितलं की तुम्ही जाऊन शहर अध्यक्षांचं उपोषण सोडवलं पाहिजे, आपण त्याची बदली निश्चितच पुढच्या आठवड्यात करून घेऊ। ही आता शासकीय प्रोसेस आहे, या ऑर्डर झालेली आहे, या शासकीय प्रोसेसमध्ये ती ऑर्डर तिथून मंत्रालयातून काढण्यासाठी 2-3 दिवस 4 दिवस लागू शकतात, त्यामुळे तुम्ही त्यांचं उपोषण सोडवा असा आम्हाला आदेश केला। राहुल भाऊंचं आज येणं शक्यच नव्हतं, राहुल भाऊंना काही महत्त्वाचं काम निघालं, त्यामुळे त्यांनी मला आदेश दिला की तुम्ही जाऊन उपोषण सोडवा। त्यांच्या आदेशाने मी इथं आलो आणि किरण देशमुखांना विनंती केली, शेगावातल्या प्रत्येक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना विनंती केली। दरअसल राज्य में सत्ता महाविकास आघाड़ी की, जिले का पालक मंत्री भी महाविकास आघाड़ी का, फिर कांग्रेस विधायक के आश्वासन पर आंदोलन खत्म करना था तो कांग्रेस ने आंदोलन किया क्यों, ऐसा सवाल शहर में उठ रहा है। लिहाजा अब शहर में चर्चा है कि बापू का आंदोलन बुरी तरह से विफल रहा है। उधर किरण देशमुख के समर्थन में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सुनीता कलोर और तहसील अध्यक्ष मीराताई माली ने नगर निगम भवन में आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके बाद पुलिस ने 11 महिला पदाधिकारियों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।